हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CGL मेंस के 18 जनवरी का पेपर सोल्व करने वाले हैं। इसमें इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज सोल्व करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स अपकमिंग SSC एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था। वन हु कैनॉट मेक ए मिस्टेक, जो भी कभी कोई गलती नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो काम होकर रहेगा। दैट कैन नॉट बी स्केप्ड, जिस काम को टाला नहीं जा सकता, जो होकर रहेगा। सर्टेनली हैपन, तो ये तो नहीं होगा। इनफॉलिबल, हाँ ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनफॉलिबल यानी जो कभी भी कोई गलती नहीं करता। इनिमिटेबल का मतलब होता है जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इनकम्पेरेबल। मैचलेस, जिसका कोई मैच नहीं है। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद्य, यानी अनेबल टू बी डिफीटेड, जिसको जीता ना जा सके। और ओवरकम, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, इनफॉलिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, जो लक है वो हमेशा ही हमारा फेवर नहीं करता। सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड, तो हमें डिपेंड होना चाहिए किस पर? ऑन आवर ओन एफर्ट्स, हमारे खुद के एफर्ट्स पर डिपेंड होना चाहिए फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए। सो डिपेंड, डिपेंड के साथ ऑन और अपॉन दोनों ही वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में अपॉन दिया है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। और ये जो अपॉन है ये मोर फॉर्मल वर्ड है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपॉन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो ये वर्ड है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना था। तो लेजरली का मीन्स होता है विदाउट हरी, जिसको कोई जल्दी नहीं है किसी काम की। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है रीएश्योरिंगली। रीएश्योरिंगली का मतलब होता है इन ए वे दैट मेक्स यू फील लेस वरीड, ऐसा तरीका जिसमें आपकी चिंता को कम किया जा रहा है। तो इन ए वे दैट मेक्स यू लेस वरीड। हेस्टली का मतलब होता है जल्दबाजी करना। विद ए किक स्टार्ट का भी मीन्स होता है टू डू समथिंग मोर क्विकली। और विदाउट हेस्ट का मीन्स होता है जिसको कोई जल्दी नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है एक्यूमुलेटेड का। तो एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टू गैदर और पाइल अप। गैदर और पाइल अप यानी इकट्ठा करना किसी चीज़ को। स्कैटर्ड का मीन्स होता है बिखेरना।
डिसिपेट या डिस्पर्स करना। स्पेयर्ड का मतलब होता है टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्मिंग और डिस्ट्रॉइंग, बख्श देना किसी को। और बंच्ड का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। टू स्टे टुगेदर इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेना। और गार्नर्ड का मतलब होता है टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना या कलेक्ट करना। तो ये तो सिनोनिम हो जाएंगे, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कैटर्ड, यानी बिखेर देना। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। वैसे ये सेंटेंस है, ये खुद ही पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस बताना था। तो जो पास्ट सिंपल होता है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाके वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट एक्टिव होगा वो हो जाएगा हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन। सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है पैरा जंबल से रिलेटेड। तो beginning in the 19th century was long a mystery and the origin of the moon, three competing theories emerged to solve it। तो ये ऑप्शन तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता क्योंकि सॉल्व इट दिया हुआ है, तो किसके बारे में बात की गई है उसको पहले हमें देखना पड़ेगा। द ओरिजिन ऑफ द मून, जो मून का ओरिजिन है वॉज लॉन्ग ए मिस्ट्री। तो ये सी के साथ बी का पेयर एकदम सही बन रहा है कि जो मून का ओरिजिन है वो लंबे समय तक एक मिस्ट्री बनी रही। एंड बिगनिंग इन द 19th सेंचुरी थ्री कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। और 19th सेंचुरी के बिगनिंग में 3 थ्योरीज आई जो जिसने इसको सॉल्व किया। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा CBAD। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि सी से तो बस यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब हट जाते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैरा जंबल से रिलेटेड ही है। इसमें जो फर्स्ट और सिक्स्थ ऑप्शन है वो तो करेक्ट ऑर्डर में दिए हुए हैं और बाकी को हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है इंडिया हैज़ बीन अ लैंड। जो इंडिया है वो एक लैंड रहा है, किस चीज़ का। एंड द लर्नेड मैन हैज़ बीन हेल्ड इन द हायर स्टीम, ये तो इसके साथ सही नहीं बैठ रहा। ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस। तो इंडिया है वो एक ऐसा लैंड रहा है जिसने लर्निंग को सपोर्ट किया है एजेस से। बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल। बट इन तो एस के साथ आर का पेयर बन रहा है, एस फिर आर। नॉट इन द सेंस दैट, सिर्फ इस सेंस में नहीं दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, कि एजुकेशन यूनिवर्सल है। बट इन द सेंस, लेकिन इस सेंस में भी दैट लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड, कि जो लर्निंग है उसको हमेशा से ही हाईली वैल्यूड रखा गया है। तो एस के साथ आर का पेयर बनेगा। एंड द लर्नड मैन हैज़ बीन हेल्ड इन हायर स्टीम, और जो भी लर्नड मैन थे उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो सबसे ज़्यादा थी देन द वेरियर और द एडमिनिस्ट्रेटर।
तो इस लास्ट वाले से पहले ये पी ऑप्शन आएगा। तो QSRP ये ऑर्डर सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन 3 विल बी राइट। ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता था क्योंकि क्यू से एक ही ऑप्शन स्टार्ट था, बाकी सब हट जाते। तो अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। द मैंगो इज़ द डैश फ्रूट। तो यहाँ पर द है इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। तो स्वीटली, स्वीटर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। स्वीटेस्ट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैराजंबल से रिलेटेड। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस in order for life to be livable that enable it to grow and develop and favorable circumstances। तो it requires, तो यहाँ पर it की बात कही गई है, किसकी बात कही गई है? तो ए से तो ऑप्शन ये स्टार्ट नहीं हो सकता। in order for life to be livable, लाइफ को जीने के लिए इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस, तो कांस्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बी के साथ ए का पेयर बन रहा है, बी ए, बी डी सी बी ए। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस, तो इसके आगे आ जाएगा डी एंड फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप, जो कि इसको डेवलप करने में और ग्रो करने में इनेबल करती है। तो सी, तो बी ए डी सी इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पैराजंबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। तो एज से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। लार्ज MNCs इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। दीज लार्ज MNCs, तो दीज यहाँ पर दीज दिया है, इसका मतलब लार्ज MNCs की बात पहले हुई है। तो सी से भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट देयर ऑन कोर्स। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स, तो अगेन इन ऑर्डर्स की बात पहले कहीं कहीं की होगी। तो डी से भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बी से स्टार्ट करके देखते हैं। लार्ज MNCs इन दी गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप, जो लार्ज MNCs थी गारमेंट इंडस्ट्री की यूरोप में एंड अमेरिका में, ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स, वो अपने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर देती थी फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स से। तो बी से स्टार्ट करते हैं। दीज लार्ज MNCs, अगेन इनकी बात की गई है तो बी के साथ सी का पेयर बन जाएगा कि ये जो लार्ज MNCs थी विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, जिनका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में था, लुक फॉर दी चीपेस्ट गुड्स, वो चीपेस्ट जो गुड्स थे उनको उनके लिए देखती थी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा हो सके। तो वैसे तो ये ऑप्शन सही हो गया, लेकिन आगे हम पढ़ लेते हैं। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स, तो ये जो भी बड़े ऑर्डर्स थे उनको लेने के लिए इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट, तो उन्होंने अपने इंडियन जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने अपने जो कॉस्ट है उनको कम करने की कोशिश की। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, जैसे कि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट तो कम नहीं किया जा सकता था, तो एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने लेबर का कॉस्ट है ना वो कट करना स्टार्ट कर दिया। वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन ए परमानेंट बेसिस, जहाँ पहले फैक्ट्री में वर्कर्स को परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन टेम्परेरी बेसिस, लेकिन अब वो उनको टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय करने लगे। सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर, ताकि वर्कर्स को पूरे साल पे नहीं करना पड़े।
तो बी सी डी ए ई ये ऑप्शन सही बन रहा है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। जितने भी पैरा जंबल के क्वेश्चन आए हैं ये सब ऑप्शन एलिमिनेशन से हट रहे हैं, पूरा सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें अप्रोप्रिएट प्रोनाउन बताना था। मिस्टर अमित कुमार जो कि प्रोप्राइटर है ऑफ जाइलिंग पेन्स इज़ नोन फॉर डैश ऑनेस्टी एंड डिसेंट बिहेवियर इन दी बिजनेस एरेना। तो ये मिस्टर अमित कुमार मेल है, तो मेल के लिए यहाँ पर यूज़ हो जाएगा दे, तो प्लूरल के लिए होता है, इट भी नहीं होगा, हिज हो जाएगा। हर तो फीमेल के लिए होता है, तो नोन फॉर हिज ऑनेस्टी आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें एप्रोप्रिएट होमोफोन्स बताने थे। वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडाइसेस टू लिव इन हार्मनी। हमें सारे प्रेजुडाइसेस हैं उनको हटा देना चाहिए। तो हटाने के लिए क्या आता है, कास्ट अवे। कास्ट अवे का मतलब होता है टू रिजेक्ट या डिस्कार्ड कर देना किसी चीज़ को, स्क्वेंडर कर देना। तो कास्ट अवे ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है इनहेंस का। तो इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा बना देना, इम्प्रूव कर देना, टू इम्प्रूव समथिंग। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ख़राब कर देना। इम्पेयर का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा ख़राब कर देना। इनरिच का मतलब होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ा देना, तो ये तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। रेलेवेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। और मिरेकल का मतलब होता है जादू, मैजिक, कोई चमत्कार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एरर बतानी थी। तो इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट बट व्हेन द न्यू रोड इज़ फिनिश्ड इट बी मच क्विकर। कि पहले तो मुझे काम पर जाने में 1 घंटा लगता था, लेकिन जैसे ही नई रोड बनी तो इट बी मच, मैं जल्दी काम पे पहुंचने लग गया। तो यहाँ पर है इस पार्ट में एरर है कि इसके साथ कोई वर्ब तो आनी चाहिए, और यहाँ पर आएगी विल बी मच क्विकर। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, इस पार्ट में एरर होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पैरा जंबल का क्वेश्चन है। सो इट कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब इससे पहले किसी चीज़ की बात हुई है तो ए से स्टार्ट हो नहीं सकता। वैसे भी ऑप्शंस में सी से ही स्टार्ट है, तो सी से देख लेते हैं। शी हुंगडी वॉज द फाउंडर ऑफ क्विन डायनेस्टी। जो सी हुंगडी था वो क्विन डायनेस्टी का फाउंडर था। एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना। फर्स्ट रूलर था चाइना का इन 221 BC। हिज मुजोलम, सो सी के बाद इसकी मुजोलम की बात की गई तो सी के बाद डी आ जाएगा। उसकी जो टॉम्ब है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1974। तो उसकी जो टॉम्ब है वो 1974 में डिस्कवर्ड की गई बाई चाइनीज़ पीजेंट्स हु वर ड्रिलिंग अ वेल। चाइनीज़ जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके द्वारा जो कि एक वेल को ड्रिल कर रहे थे। तो सी डी सी ए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइफ साइज्ड मैन एंड हॉर्सेस। तो
इसके अंदर अप्रोक्स 8,000 लाइफ साइज मैन की वो थी, आर्मी थी। ईच ऑफ दी हॉर्सेस, तो इस आर्मी में जो हॉर्सेस थे एंड मैन इन इज इंडिविजुअली स्कल्प्टेड बाय ए 3 इंच थिक टेराकोटा क्ले एंड लुक यूनिक। तो ये टेराकोटा की मिट्टी से बने हुए थे और वो यूनिक दिखते थे। तो CDAB इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनिम बताना है जनरस का। जनरस का मतलब होता है उदार। लिबरल होता है काइंड हो, चैरिटेबल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिश। सेल्फिश का मीन्स होता है स्वार्थी, ईगोटिस्ट। मैग्नेनिमस का मतलब होता है काइंड, जेनरस। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। बेनेवलेंट का मीन्स भी होता है काइंड, हेल्पफुल, हेल्पफुल टू अदर्स, जो दूसरों की मदद करता है, परोपकारी। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एल्ट्रिस्टिक का मीन्स भी होता है परोपकारी, दूसरों की सहायता करने वाला, फिलैंथ्रोपिक। तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम बताना है। द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन। तो जो टीम है उसने डिसाइड किया पुल आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन, अपनी आने वाली प्रेजेंटेशन के लिए। तो पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मीन्स होता है कुछ पाने के लिए जितना हो सके उतनी कोशिश करना। सो गिव अप इजीली एंड विदाउट थिंकिंग मच, गिव अप कर देना नहीं। कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, चीज़ों को सिंपल रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना, ये भी नहीं होगा। वेट पेशेंटली फॉर अ मोर फेवरेबल टाइम, एक फेवरेबल टाइम का इंतज़ार करना, ये भी नहीं होगा। टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करना। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराजंबल से रिलेटेड। सो साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट or the client and the one who treats or the therapist. The relationship is conducive for building the trust of the client so that problems may be freely discussed. The purpose of the relationship is to help the client to solve the physiological problems being faced by her or him. Psychotherapies aim at changing the maladaptive behaviors, decreasing the sense of personal distress, and helping the client to adapt better to her his environment. Inadequate marital, occupational, and social adjustment also requires the major changes to be made in an individual's personal environment. सो इसे पढ़ के हमें इतना तो पता चल गया है कि इसमें साइकोथेरेपी के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ए, उसी में साइकोथेरेपी के बारे में बात की गई है कि साइकोथेरेपी इज़ ए वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट। तो साइकोथेरेपी है वो एक रिलेशनशिप को शो करता है, वन सीकिंग ट्रीटमेंट, जो एक इंसान जो ट्रीटमेंट को देख रहा है, और द क्लाइंट एंड दी वन हु ट्रीट्स और दी थेरेपिस्ट, और दूसरा जो कि उसको ट्रीट करता है। तो इसमें जो पहले आ जाएगा वो ए आ जाएगा। और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये ई से स्टार्ट है, ये डी से, सी से और ए से। तो अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो सी में दिया गया है द पर्पज़ ऑफ द रिलेशनशिप, जो ये रिलेशनशिप शो करती है, जो एक क्लाइंट है और एक थेरेपिस्ट के बीच में, उसके आगे के सेंटेंस को बताता है कि इस रिलेशनशिप का पर्पज़ है इज़ टू हेल्प द क्लाइंट, क्लाइंट को हेल्प करना, टू सोल्व दी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है
उनको सोल्व करना बीइंग फेस्ड बाय हर और हिम। तो ए के बाद सी आ जाएगा। आगे देखते हैं इसमें ऑप्शन बी में द रिलेशनशिप इज़ कंड्यूसिव फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट। तो उसी रिलेशनशिप के बारे में आगे और बताया गया है कि ये जो रिलेशनशिप है ये हेल्पफुल होती है फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए ऑफ द क्लाइंट सो दैट प्रॉब्लम में बी फ्रीली डिस्कस्ड, ताकि जो भी उसकी वो प्रॉब्लम है वो उसको फ्रीली डिस्कस कर पाए थेरेपिस्ट के साथ। आगे देखते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ है साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग द मेलएडेप्टिव बिहेवियर्स, डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हिज हर इन्वायरमेंट। तो जो साइकोथेरेपी होती है वो एम करती है कि जो भी उसके गलत बिहेवियर है, मेलएडेप्टिव बिहेवियर का मतलब होता है कि जो अपने इन्वायरमेंट में सूट नहीं कर पाता है, अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो उसे ही डिक्रीज़ करता है एंड और जो पर्सनल डिस्ट्रेस का सेंस है उसे भी डिक्रीज करता है एंड हेल्प करता है क्लाइंट को अडेप्ट करना हिजर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में। सो बी और उसके बाद डी आ जाएगा और लास्ट में बच गया ई। इनएडिक्वेट मैरिटल ऑक्यूपेशनल और सोशल एडजस्टमेंट्स होती है वो भी ऑल्सो रिक्वायर्स दैट मेजर चेंजेस बी मेड इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल इन्वायरमेंट। व्यक्ति के पर्सनल इन्वायरमेंट में इन चीज़ों का भी चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो करेक्ट ऑर्डर यही हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 विल बी राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। सो ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको चेंज करके हमें डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। So the district magistrate ordered the police to work all night and put an end to those riots. So डायरेक्ट स्पीच में जो these होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है those में। So these there ये हट जाएगा। work all night and put to end और यहाँ पर दे रखा है put an end to, तो ये भी नहीं आएगा। and put an end to these riots, work all night to put an end these riots, तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। work all night and put an end to these riots। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सो इसको इसमें चेंज करना है। डिड यू हियर दैट नॉइस, डिड यू हियर दैट नॉइस। तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। तो जब इसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो वॉज दैट नॉइज हर्ड बाय यू, वॉजंट दैट नॉइज हर्ड बाय यू, नोट तो है ही नहीं, हैज़ नो, इज नो, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, वॉज दैट नॉइज हर्ड बाय यू। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। द टीचर इन्फॉर्म दैट द एग्ज़ाम हैड बीन पोस्टपोन्ड। तो ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है और यहाँ पर यूज़ हुआ है हैड बीन, मीन्स पास्ट परफेक्ट। तो इसका डायरेक्ट में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। So the teacher informed the exam has been postponed, the teacher informs तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर सेंटेंस आएगा तो फिर ये आगे का सेंटेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर इन्फॉर्म द एग्ज़ाम वॉज बीइंग, वॉज नहीं आएगा, इन्फॉर्म से भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस
इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। आई एम डिटरमाइंड टू पब्लिश माई फाइंडिंग्स, द साइंटिस्ट असर्टेड कॉन्फिडेंटली। सो ये रूल हमें पता है कि डायरेक्ट स्पीच में जो इज एम आर है वो इनडायरेक्ट स्पीच में वोज वर्ब में चेंज हो जाता है। सो द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट ही हैड नहीं आएगा। द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट शी वॉज डिटरमाइंड टू पब्लिश हर फाइंडिंग्स, शी वुड बी, ये भी नहीं आएगा। दैट शी इज डिटरमाइंड, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, वॉज डिटरमाइंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की। द ट्रेनर tried to gauge the learner's understanding of the subject by asking several new questions. So इसमें जो गेज की स्पेलिंग है वो करेक्ट होगी GAUG, गेज, ये वाली। सो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट होगा। अगर इसका यूज़ नाउन के रूप में किया गया तो इसका मीन्स होगा पैमाना। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग the amount of something। और अगर इसका यूज एक वर्ब के रूप में हुआ है तो इसका मीन्स होगा टू मेक अ जजमेंट बाय गेसिंग, अनुमान से हिसाब लगाना। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट ईडियम बताना है इसमें। आई एम सो नर्वस, मैं इतना नर्वस हूँ। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, कि मुझे कल की स्पीच देनी चाहिए। नो यू आर जस्ट गेटिंग डैश, नहीं तुम बस परेशान हो रहे हो। यू हैव प्रिपेयर फॉर दिस, तुमने इसके लिए प्रिपरेशन की है। तो यू आर जस्ट गेटिंग कोल्ड फीट, हॉट फीट, कोल्ड फुट, कोल्ड हैंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए परेशान हो जाना, अफ्रेड हो जाना, डर जाना, जो काम आपने प्लान किया है। टू फील एंग्शियस और अफ्रेड, टू डू समथिंग, you had planned to do। जिस किसी काम की आपने प्लानिंग की है उसके लिए आपको चिंता हो रही है, आप डर रहे हो कि मैं उसे सही कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है कोल्ड फिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की। ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निप्ड एट द बड। सो निप्ड की स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी NIPPED, निप्ड ये। और ये एक ईडियम है, निप्ड इन दी बड। ये ईडियम भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका मीन्स होता है टू स्टॉप समथिंग। एट द बिगनिंग, कि किसी काम को स्टार्ट होने से पहले उसे ख़त्म कर देना, स्टॉप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट
Select the option that expresses the given sentence in passive voice. So, the explosion caused serious damage in Ukraine. तो इसमें एक रूल होता है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो जाती है पैसिव वॉइस में वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर कोज्ड दिया हुआ है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये चेंज हो जाएगी वॉज कोज्ड में। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। राशिद वॉज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के बाद जो पेन था वो उसे सहन नहीं कर पाया, तो उसके लिए यूज़ होता है बियर दी पेन। तो ऑप्शन वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ सडन एंड वॉयलेंट चेंज और अपहेवल, अचानक से वॉयलेंट चेंज हो जाना। तो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है शांति, अ काम स्टेट ऑफ माइंड या कंपोजर। टर्बुलेंस का मतलब यही होता है अ सडन एंड वॉयलेंट चेंज और अपहेवल। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी होता है शांति, और सेरेनिटी का मतलब भी यही होता है अ काम स्टेट। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा टर्बुलेंस इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज डैश एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है एज डैश एज, ये फॉलो करता है पॉजिटिव डिग्री को। सो मैनी तो किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ होता है, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। मोस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और मोर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये दोनों भी नहीं आएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एज मच एज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन का। क्लाइमेट चेंज डैश एन इमिनेंट थ्रेट टू अवर प्लैनेट, demanding urgent global action, the rise in greenhouse gas emissions, deforestation and unsustainable practices contribute to extreme weather events, rising sea levels and disruptions in ecosystems. To dash. तो ये ऐसे जो पैसेज दिए हुए थे एक बार हम उनको एक साथ गो थ्रू कर लेंगे ताकि हमें उसका सेंस समझ में आ जाए कि इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, टेंस यूज हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज डैश एन इमिनेंट थ्रेट टू अवर प्लैनेट। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे प्लैनेट के लिए एक खतरा है। तो वो क्या कर रहा है, विल बी पोज करेगा, विल पोज फ्यूचर नहीं, पोजेज या पोज्ड पास्ट टेंस का भी इसमें यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड पोजेज करता है। क्लाइमेट चेंज पोजेज एन इमिनेंट थ्रेट टू अवर प्लैनेट। जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे प्लैनेट पर एक खतरा पोज करता है। सो डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, तो इसके लिए अर्जेंट ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है। द राइज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो बढ़ता जा रहा है, डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हो रही है, कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इन सब की वजह से जो ये वेदर में चेंजेस हो रहे हैं ये सब देखने को मिल रहे हैं। राइजिंग सी लेवल्स, सी का लेवल बढ़ रहा है, एंड डिस्ट्रप्शंस इन इकोसिस्टम, और जो भी इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा रहा है। टू डैश दीज इफ़ेक्ट्स, इन इफ़ेक्ट्स को क्या करने की ज़रूरत है, मैक्सिमाइज, इन इफ़ेक्ट्स को बढ़ाना है। ये जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो रही हैं इनको क्या बढ़ाना है, तो मैक्सिमाइज तो नहीं आएगा। मिटिगेट यानी कम करना, मिटिगेट का मीन्स होता है कम करना, तो इन सब चीज़ों को कम करने की तो ज़रूरत है। तो टू मिटिगेट दीज इफ़ेक्ट्स अ कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज़ इसेंशियल। तो एक साथ जो भी इंटरनेशनल स्तर पर जो भी एफर्ट्स लाए जाएंगे वो ज़रूरी है। इन्फ्लेट का मीन्स होता है किसी चीज़ को भड़का देना।
तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आता। वाइडन का मतलब है चौड़ा कर देना, तो ये भी नहीं आता। नेशंस डैश कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड, वुड, माइट या मस्ट। नेशंस मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, जो भी नेशंस हैं उनको कार्बन एमिशन को कम करना ही है, तो इसके लिए मस्ट यूज़ होगा, तो यहाँ पर मस्ट आ जाएगा ऑप्शन में। कार्बन एमिशन को कम करना है और ट्रांजिशनिंग टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड शेयरिंग रिसोर्सेज विल फोस्टर ए कलेक्टिव रेजिलियंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो टेक्नोलॉजिकल जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं उनमें कोऑपरेशन करना और जो भी रिसोर्सेज है उनको शेयर करना, ये विल फोस्टर अ कलेक्टिव रेजिलियंस, जो भी क्लाइमेट चेंज को के अगेंस्ट जो भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनको उनसे लड़ने में हेल्प करेगा। द अर्जेंसी ऑफ दिस इश्यू कॉल्स फॉर ए यूनाइटेड फ्रंट, जो ये इशू आ रहा है इसके लिए जो भी सरकारें उनको एक साथ आना होगा। वेयर गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। तो गवर्नमेंट को, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एक साथ काम करना होगा, ये किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। फॉर द डैश टू कम जनरेशंस, बिजनेसमैन, पुअर पीपल, बैकवर्ड नेशंस, तो ये आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बात की गई है कि हमें अभी से ही जो हमारा क्लाइमेट है उसकी रक्षा करनी चाहिए, तो जनरेशन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला भी पैसेज दे रखा है, तो पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेंगे। सुभाष चंद्र बोस, अ प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। सुभाष चंद्र बोस जी जो एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, वॉज कन्विंस्ड दैट इंडिया कुड नॉट अचीव इंडिपेंडेंस, तो उनका ये मानना था कि इंडिया वो इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर सकता विदाउट द यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स के बिना। एंड ही बिलीव्ड, और उन्होंने बिलीव किया दैट मिलिट्री कैंपेन वॉज नेसेसरी टू अचीव दिस गोल, तो और इंडिया को फ्री करवाने के लिए एक मिलिट्री कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है, ये उनका मानना था। इन 1942 में बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने INA बनाई विद द हेल्प ऑफ द जापानीज़ की मदद से। बोस ट्रैवल टू जापान इन 1941, तो जापान गए वो 1941 में, टू सीक देयर सपोर्ट, जापानीज़ का सपोर्ट लेने के लिए। इन दी स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल में। द जापानीज़ वर इंटरेस्टेड इन हैविंग बोस हेल्प, और जापानीज़ भी उनकी हेल्प लेने में इंटरेस्टेड थे। इन देयर ओन एफर्ट्स, और इसमें उनका खुद का स्वार्थ था। टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि जो जापानीज़ है वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। बोस विज़न वॉज टू क्रिएट ए मिलिट्री फोर्स, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका विज़न था एक मिलिट्री फोर्स बनाना, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापानीज़ वेपन एंड ट्रेनिंग। तो उनका ये विज़न था कि जापानीज़ वेपन है और उन जापानीज़ ट्रेनिंग है उसकी मदद से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडिया से भगा दे। दी INA वॉज फॉर्म्ड इन सिंगापुर, INA बनाई गई सिंगापुर में इन सितंबर 1942 में, और ये स्लोगन दिया गया जय हिंद, विक्ट्री ऑफ इंडिया। द INA कंसिस्टेड ऑफ सोल्जर्स, INA में सोल्जर्स थे हु वर प्राइमरली फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी, प्राइमरली जो कि इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे साउथ ईस्ट एशिया में। दे वर ट्रेंड बाई जापानीज़ ऑफिसर्स, और उनको ट्रेनिंग मिली जापानीज़ ऑफिसर्स से। एंड वर इक्विप्ड विद जापानीज़ वेपन्स, और उनको
दिए गए जापानीज़ वेपन्स। द INA fought alongside Japanese forces in Burma। तो INA ने जापानीज़ फोर्सेस के साथ बर्मा में लड़ाई की एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। बोस लीडरशिप ऑफ द INA एंड हिज मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया मेड हिम ए पॉपुलर फिगर। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो INA बनाई और उन्होंने जो मिलिट्री कैंपेन चलाए अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, तो उसने उन्हें पॉपुलर फिगर बना दिया अमोंग मैनी इंडियंस के बीच में। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द INA वर सिग्निफिकेंट। और INA बनी तो उसके जो परिणाम थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। द INA's campaigns against the British in India and the Indian soldiers role in the Burma campaign। तो ये जो कैंपेन चलाया गया और बर्मा में जो इंडियन सोल्जर्स ने लड़ाई की, उनका जो रोल रहा कैंपेन हैड ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन दी ब्रिटिश फोर्सेस। तो उससे ब्रिटिश फोर्सेस पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। द ब्रिटिश वर शॉक्ड। जो ब्रिटिश है वो शॉक हो गए दैट इंडियन सोल्जर्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट देम, कि जो इंडियन सोल्जर्स है वो उनके खिलाफ हो गए हैं। अंडरमाइनिंग देयर कॉन्फिडेंस इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया। और इससे जो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो लूज़ हो गया। द INA हैज़ had a significant impact on the Indian independence movement। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी INA का एक सिग्निफिकेंट रोल था। बोस विजन ऑफ ए सोशलिस्ट इंडिया वॉज विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस। तो उनके इस काम ने कई इंडियंस को इंस्पायर किया। द INA बिकम ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो जो INA थी वो एक सिंबल बन गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की। एंड वो स्लोगन ऑफ जय हिंद, और जो उन्होंने स्लोगन दिया था जय हिंद बिकम ए रैलिंग क्राई, वो रैलिंग क्राई बन गया फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। हाउएवर हालांकि द INA's मिलिट्री कैंपेन्स वर नॉट सक्सेसफुल। हालांकि INA के जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे इन अचीविंग देयर गोल। जो भी उन्होंने गोल डिसाइड किए थे वो उन्हें नहीं मिले। ऑफरिंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, द INA सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉस। INA को बहुत ही लॉस उठाना पड़ा इन बैटल्स, लड़ाइयों में। एंड देयर एफर्ट्स वर अंडरमाइंड बाय द जापानीज सरेंडर इन 1945। और जब 1945 में जापानीज ने सरेंडर कर दिया तो उनके एफर्ट्स सब वेस्ट हो गए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न फॉर द जापानीज टू सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द INA। तो प्राइमरी रीज़न क्या था कि जापानीज ने सुभाष चंद्र बोस जी का सपोर्ट किया। दे वर लुकिंग फॉर एलीज इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। वो ब्रिटिश एम्पायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए अपने मित्र ढूंढ रहे थे। दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। तो इसीलिए तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट किया था कि उनका खुद का उसमें स्वार्थ था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडियाज़ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। तो सुभाष चंद्र बोस जी है वो इंडिया का इंडिपेंडेंस कैसे चाहते थे? थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस के द्वारा, नॉन वायलेंट मीन्स, मिलिट्री कैंपेन्स, थ्रू पॉलिटिकल निगोशिएशंस। तो सुभाष चंद्र बोस जी किसको सपोर्ट करते थे? मिलिट्री कैंपेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोस स्लोगन जय हिंद। तो सुभाष चंद्र बोस जी के स्लोगन जय हिंद का क्या सिग्निफिकेंस है? इट मैनिफेस्ट द विजन ऑफ सिलेक्टेड कम्युनिटीज़ के विज़न को मैनिफेस्ट करता है? नहीं। इट वॉज ए कॉल टू आर्म्स फॉर द इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मी। इट सिम्बलाइज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। इट रिप्रेजेंटेड बोस विजन ऑफ ए कैपिटलिस्ट इंडिया। नो, ऑप्शन सही थर्ड इसमें सही हो जाएगा। इट सिम्बलाइज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो स्ट्रगल थी उसको ये सिम्बलाइज करता था। What ultimately undermined the INA's efforts to free India from British rule। तो किस चीज़ ने इसको अंडरमाइन कर दिया INA's के एफर्ट को? The lack of support from the Indian and British people। The Japanese surrender in 1945। हाँ, जब 1945 में जापानीज ने सरेंडर कर दिया तो इसके जो भी एफर्ट्स थे वो सब वेन हो गए। अगला भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है।
The French Revolution is a revolutionary movement that occurred in France between 1787 and 1799. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था जो कि फ्रांस में अकर हुआ 1787 और 1799 के बीच में। एंड रीच्ड टू इट्स, और वो पहुंच गया डैश इन 1789 में वो कहीं पर पहुंच गया। इसके लिए एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। दिस रिवोल्यूशन हैड मैनी कॉजेज, इस रिवोल्यूशन के कई कारण थे। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो डैश ऑफ बर्जियोजी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था बर्जियोजी का डैश। तो इसके लिए भी एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। हु वर मर्चेंट्स, जो ये बर्जियोजी थे वो थे मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे एंड प्रोफेशनल्स थे। द पीजेंट्स, जो किसान थे, मैनी ऑफ देम लैंड ओनर्स, उनमें से कई ऐसे थे जो लैंड ओनर्स थे, वांटेड टू गेट रीड ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड फ्यूडलिज्म। तो उनमें से जो कई थे वो जो एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि जो राजशाही थी एंड फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद था उससे मुक्ति पाना चाहते थे। अनोदर फैक्टर वाज, और जो अनोदर फैक्टर था वाज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, ये भी एक फैक्टर था। ड्यू टू डिक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि उस टाइम पे मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गई थी, मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर। इट वाज फॉलोड बाय इकोनॉमिक प्रेडिक्मेंट, और इसके साथ ही बाद में आ गई इकोनॉमिक प्रेडिक्मेंट। प्रेडिक्मेंट होता है ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। एंड माइनर रिवोल्ट्स वर कॉमन, और कुछ छोटे छोटे रिवोल्ट्स थे जो कॉमन थे। दिस लेड टू ए क्लेरियन कॉल, और ये ले गया क्लेरियन कॉल की ओर फॉर सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स के लिए। इंटेलेक्चुअल्स जो भी थे, इंटेलेक्चुअल्स लाइक रेने डेस्कार्टे रोट अबाउट न्यू थिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स, इनसे रिलेटेड उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी नई। और फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड सोसाइटल चेंज वाज टू अकर, और एक पॉलिटिकल और सोसाइटल चेंज था जो होने वाला था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लेड अ क्रिटिकल रोल, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग मॉडर्न नेशंस, मॉडर्न नेशंस को शेप करने के लिए। बाय शोइंग द वर्ल्ड, दुनिया को दिखा के, द पावर इनहेरेंट इन द विल ऑफ द पीपल, की लोगों की जो इच्छा शक्ति है उसमें कितनी पावर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ क्लेरियन कॉल इन द पैसेज, तो ये पैसेज में जो क्लेरियन कॉल दिया एक फ्रेज है उसका मीन्स क्या है। तो क्लेरियन कॉल का मीन्स होता है अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट फॉर समथिंग टू हैपन, किसी काम को करने की एक स्ट्रॉन्ग अर्ज, एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, उसके लिए क्लेरियन कॉल का यूज़ किया जाता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ वार ये नहीं होगा। ए कॉल फॉर फोर्सेस नो, बिगनिंग अ न्यू फेज, नया फेज भी है, इसके लिए ये भी नहीं होगा। अ स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस डिमांड, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। सो अगला है, इसमें जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें क्या आएगा ये बताना है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फेज था 1787 से 1799, उसके लिए दिया है एंड रीच टू इट्स डैश इन 1789, और 1789 में वो कहाँ पर पहुँच गया, फाउंडेशन। फाउंडेशन तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1787, तो ये नहीं आएगा। सो पिनेकल का मीन्स होता है टू रीच एट द टॉप पोजीशन। सो इसके अकॉर्डिंग ये सही बैठ रहा है कि 1789 के टाइम पे ये अपने पिनेकल पर पहुंच गया। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है इनहेरेंट का। इनहेरेंट का मीन्स होता है जो जो चीज़ किसी के अंदर नेचुरली होती है, तो नेचुरल, आर्टिफिशियल, इंसाइटेड, बोरोड, तो ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिल इन द ब्लैंक्स सेकंड के लिए। सो दिस रिवोल्यूशन हैड मैनी कॉजेज, इस रिवोल्यूशन के कई कारण थे, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉज ऑफ ऑल वॉज, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट था डैश ऑफ बर्जियोजी, बर्जियोजी का क्या,
सोरो दुख, उनका दुख नहीं, जो है उनकी खुशी नहीं, किलिंग उनकी मृत्यु नहीं, हैंकरिंग, हैंकरिंग इसके लिए सही हो जाएगा। हैंकरिंग का मीन्स होता है हंगर या डिज़ायर, टू वांट समथिंग वेरी मच। तो ये जो उनकी हंगर थी वो सबसे बड़ा कारण था इस रिवोल्यूशन का, तो हैंकरिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट भी पैसेज दिया हुआ है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। एल्गे आर फोटोसिंथेटिक क्रिएचर्स, जो एल्गे होते हैं वो फोटोसिंथेटिक क्रिएचर्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। दैट हैव पिगमेंट्स, जिनमें कलर होता है। दैट एड इन फोटोसिंथेसिस, जो कि उनकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सच एज क्लोरोफिल, जैसे कि क्लोरोफिल। दे डू नॉट हाउएवर हैव द एक्चुअल स्टेम्स, उनमें हालांकि नहीं होती है क्या एक्चुअल स्टेम्स, असली जो तना, रूट्स, लीव्स, पत्तियाँ होती है जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती है, वो उनमें नहीं होती है। वाइल सम ऑफ देम हैव मैनी सेल्स, जबकि उनमें से कईयों में कई सेल्स होती हैं। अदर्स आर यूनिसेल्युलर, और जबकि उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेल पाई जाती है जो एक कोशिका की होती हैं। दे माइट इस्टेब्लिश कॉलोनीज एज वेल, और वो ग्रुप भी बना सकते हैं। कॉलोनीज बनाने का मतलब ग्रुप बनाना होता है। द मेजोरिटी ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक, और मेजोरिटी में जो एल्गी होती है वो एक्वेटिक होती है, जो पानी में पाई जाती है। सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ ऐसे भी होती है जो ज़मीन पर पाई जाती हैं। एंड दे कैन बी फाउंड ऑन रॉक्स, और कुछ है जो कि रॉक्स पे भी पाई जाती है, ट्रीज़, पेड़ों पर, मॉइस्ट सॉइल यानी गीली मिट्टी में भी पाई जाती हैं। सर्टेन एल्गी स्पीसीज, कुछ ऐसी एल्गी की स्पीसीज होती है जो को एग्जिस्ट करती है वेल विद अदर लिविंग थिंग, अदर लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ साथ को एग्जिस्ट करती है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि लाइकेंस आर ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, जो लाइकेंस होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाते हैं ग्रीन एल्गी और फंगी के बीच में। एल्गे आर मेंबर्स ऑफ ए मल्टीफाइलेटिक ग्रुप, जो एल्गे होते हैं एक मल्टीफाइलेटिक ग्रुप का मेंबर्स होती हैं। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब कि जो ये मल्टीफाइलेटिक ग्रुप है इसका मीन्स है कि उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। एंड दैट द स्पीसीज इन दिस कैटेगरी आर नॉट नेसेसरीली क्लोजली रिलेटेड, और इसके अंदर जो भी स्पीसीज आती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में क्लोजली रिलेटेड हों। दे डू नॉट हैव अदर मोर्फो एनाटोमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, और उनमें जो अदर मोर्फो एनाटोमिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। मोर्फो एनाटोमिकल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स की फॉर्म या स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं जबकि इनमें नहीं पाए जाते हैं। बट दे डू हैव वन थिंग इन कॉमन, लेकिन उनमें एक चीज़ है जो कॉमन होती है। दे आर यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो हम जे में पढ़ते हैं वही। विद द प्रिंसिपल पिगमेंट, और उनमें प्रिंसिपल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, विच अलाउज देम टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। फाइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द स्टडी ऑफ एल्गी, तो एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। द ब्लू ग्रीन एल्गे इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ए रेफरेंस, और उसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गे। बट सम सोर्सेज डू नॉट क्लासीफाई दैम एज एल्गे, लेकिन कुछ सोर्स हैं जो उनको एल्गे के रूप में क्लासीफाई नहीं करते, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, की इस पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है। द एनाटॉमी ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स की एनाटॉमी। द डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे, एल्गे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। द प्रोकैरियोटिक नेचर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे के प्रोकैरियोटिक नेचर के बारे में बताया। या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताई है एल्गे और फंगे। तो इसकी जो सेंट्रल थीम है वो होगी द डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे के बारे में ही बताया गया है ना,
तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म मल्टीफाइलेटिक ग्रुप मीन्स। मल्टीफाइलेटिक ग्रुप का मीन्स क्या होता है? अभी हमने देखा था कि जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, जो आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स वेस्कुलर प्लांट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि वेस्कुलर प्लांट्स को बताता है? वेस्कुलर प्लांट्स आर यूनिसेल्युलर इन स्ट्रक्चर। तो वेस्कुलर प्लांट्स है वो यूनिसेल्युलर होते हैं। एल्गे एंड वेस्कुलर प्लांट्स शेयर द सेम मोर्फो एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेस्कुलर प्लांट्स हैव ट्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स अनलाइक एल्गे। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जो जिनमें ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स होती हैं, जो कि एल्गीज में नहीं पाई जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज़ द मेन पिगमेंट इन एल्गी। एल्गी का जो मेन पिगमेंट है वो बताना था, तो वो क्लोरोफिल था। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।